सुगर्स ग्रो बिलियन ब्रेक्स। कंपनी ने लिस्टिंग के बाद बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे गिरावट लिस्टिंग के बाद जो आई है, मतलब एक बड़ी रैली उसके बाद से जो गिरावट लगातार यहां पर है, तब भी और अभी भी अगर हम देखें तो 40% के आसपास स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है अपने लिस्टिंग गेन्स के बाद से। लेकिन ऐसा है क्योंकि अब यहां पर बड़ा मूव कोई नहीं आ रहा है। स्टॉक सिर्फ और सिर्फ साइडवेज पे कंसोलिडेट ही कर रहा है। यहाँ पर एक रेंज पर जो कि 148 का बेस है, आप लोगों को मालूम ही होगा अगर चैनल पर रेगुलर हो, उस बेस लाइन के पास ही हर दिन क्लोज होता है, हर दिन उसके नीचे या ऊपर आसपास ही देखने को मिलता है। काफी सारा डाटा कल के दिन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, क्योंकि कल के दिन कंपनी का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था, ठीक है, जिसके बाद कंपनी में 2% इक्विटी जो है कंपनी की वो खुली थी, यानी कि लगभग 14.92 करोड़ शेयर्स कल के दिन खुले थे कंपनी के लॉक इन की एक्सपायरी के बाद। मैं लॉक इन किया क्यों जाता है उसके लिए आप चाहो तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ सकते हो। लिस्टिंग के टाइम से पहले अक्टूबर 2025 के अंदर जो भी इसके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी से बिलोंग करते हैं, जो इस कंपनी जो किसी भी नई आईपीओ आने से पहले उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे होते हैं, उनका लॉक इन पीरियड होता है 1 महीने के बाद का, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि जब कंपनी आईपीओ के बाद लिस्ट हो तो इन्वेस्टर्स जो नए शेयर होल्डर्स आएंगे उनको यहां पर एक तरह से क्या कह सकते हैं, उसको प्रमोट किया जाए कि हाँ इस कंपनी में आप आकर के इन्वेस्ट करो, ठीक है। इसलिए आईपीओ लिस्टिंग से पहले वहां पर इस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है, और ताकि फिर बाद में आईपीओ आए तो इन्वेस्टर्स को लगे कि हाँ ये कंपनी में हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवरऑल ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है, इसमें कोई झोल झपाटा नहीं है। कहीं आप लोग सोचो कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्मल चीज है, इसमें नॉर्मल काम है, कोई अलग काम नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद से अब लॉक इन पीरियड कल के दिन खत्म हुआ, आप लोगों को पता है, और आप लोगों को अब तक ये डाटा दिख भी गया होगा। और मैंने कल भी शेयर किया था आपके साथ में, सारा डाटा शेयर कर दिया था कल हमने कल के वीडियो के अंदर। विकास बंसल, गोविंद राज कंवल, निशांत सिंह, ये सारे नाम आपको कल के दिन देखने को मिल गया था। और गूगल पर सर्च करके मैंने आपको बता भी दिया था कि ये कौन है ग्रो के अंदर, इनका नाम क्यों है ग्रो में, और वगैरह वगैरह। और कल की जो आपकी एक्सपायरी हुई है उसमें इन सभी नामों ने सेलिंग करी है। 50,000 क्वांटिटी, 25,000, 10,000, 50,000, 23,000, 30,000, ठीक है। तो ये सारी की सारी कल के सेशन के अंदर क्वांटिटी सेल पर आई है। 10 दिसंबर और 9 दिसंबर का डाटा है, ठीक है। 9 दिसंबर को भी काफी बड़ा सेल था, 10,000, 5,000, 5,000, 5,000, 10,000, तो काफी ज्यादा सेलिंग आई है पिछले 2 दिनों के अंदर। 80,000 क्वांटिटी भी सेल करी है वरुण गुप्ता ने, ठीक है। तो क्वांटिटीज काफी बड़ी है। और आपको कल मैंने ये नाम भी बताया था कंपनी के अंदर, आदित्य सुनील गुप्ता। अब ये नाम है कौन, सारी लिस्ट कल के वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब आप कहोगे कि अगर किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी होगा, बिल्कुल, ये बहुत कॉमन सी चीज है। लेकिन जरूरी ये है कि बेच कौन रहा है। मैंने आपके साथ एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि जब कंपनी लिस्ट होती है कोई भी, उसके बाद में जो उसका होल्डिंग पैटर्न आता है, जैसे कि एफआईएस के पास 57% की होल्डिंग है, यानी दिसंबर का जब आपके पास होल्डिंग पैटर्न आएगा ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि ये लॉक इन पीरियड के बाद में क्या इन्होंने भी एग्जिट करा होगा, क्या प्रमोटर ने भी एग्जिट करा होगा। क्योंकि प्रमोटर ने एग्जिट कल के दिन या 9 तारीख को नहीं किया है, प्रमोटर में एग्जिट नहीं आया है। मैंने सारा डाटा आपके साथ कल डिस्कस किया है। एफआईएस का भी डाटा एग्जिट नहीं आया है कल के सेशन और परसों के सेशन में, क्योंकि कोई नाम वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो दिसंबर का डाटा जब भी आपके पास में आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, ठीक है। अभी मैं आपके सामने बहुत सारी चीजें रखूंगा, क्योंकि यार हमको ना इन्वेस्ट अगर करना है, कहीं भी आप इन्वेस्ट करो, प्रॉपर रिसर्च और नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज या रिसर्च के आप कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट में, फिर तो बस यही है, हवाबाजी है, तुक्केबाजी है कि भैया इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। अभी मैं आपको सब चीजें दिखाऊंगा। कंपनी में गिरावट पहली बात तो क्यों है, बढ़िया रिटर्न कंपनी ने दी है, जो कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कंपनी में, क्योंकि एफआईएस की होल्डिंग बहुत ज्यादा है कंपनी के अंदर। लेकिन अब नेगेटिव इसलिए भी है क्योंकि सितंबर डाटा कंपनी का बढ़िया नहीं आया था। आपको याद है क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ही आपको दिखा कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़िया आया, कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़िया था। देखो यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफी बढ़िया था, लेकिन ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव था, ठीक है। जब जिस दिन ये क्वार्टर आया था मैंने उस दिन से आपके साथ ये पॉइंट बार बार डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव्स भी कंपनी में बहुत सारे, कंपनी में बस एक ही नेगेटिव है, वो है इसका रिवेन्यू। तो अगर कमिंग क्वार्टर्स में कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ता है तो यस आप यहां पर एंटिसिपेट कर सकते हो कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर
यहां पे आओ एक बार। अगर आप कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कैसा है, तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर 2025 फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ बहुत बड़ा डिप आया है यहां पर भी, ऑल्दो रिवेन्यूज जंप हुआ है, बट अगर आप पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर पर कंपेयर करोगे तो कंपनी का रेवेन्यू में बड़ा डिप है। तो ये बहुत माइनर रीजंस होते हैं कि क्यों बड़ी तेजी मिली और फिर क्यों अचानक से गिरावट आ गई, बहुत माइनर होते हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग देखना नहीं चाहते क्योंकि हमें चाहिए ज्यादातर पॉजिटिव पॉइंट्स कि भैया कुछ पॉजिटिव बताओ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी का बाकी सब चीजें बढ़िया है, डेटा डेज कंपनी का कम है, वर्किंग कैपिटल, हाँ भैया ये चीज कंपनी की एक और यहां पर नोट कर लेना एक बार कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है ना ये नेगेटिव में, ऑल्दो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में ये नेगेटिव काफी कम हुआ है, बट स्टिल वर्किंग कैपिटल कंपनी का -162 है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत छोटी, आपने शायद देखी भी नहीं होंगी कहीं पे, कहीं सुनी भी नहीं होंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कि कंपनी बहुत बुरी है, नहीं, आप कंपनी में इन्वेस्ट करो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको मना नहीं कर रहा, कोई आपको कह भी नहीं रहा, फोर्स भी नहीं कर रहा कि आप करो या ना करो, लेकिन रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी जो मैं आपके सामने चीजें रखूंगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे न्यूट्रल है अभी इस समय स्टॉक, अभी जो मैं आपके सामने 2-4 कमेंट्स रखने वाला हूं, मतलब सीरियसली हमें रिसर्च पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। चिल ब्रो, ये एक मेरे ही व्यूअर का कमेंट था, उन्होंने कमेंट किया था कि इतना पर मैंने बाय कर रखा है और मेरे इस समय इतना नुकसान हो रहा है, उन पर रिप्लाई जो व्यूअर्स का है वो ये, चिल ब्रो लॉन्ग टर्म में चलेगा ही, ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो चलेगा ही चलेगा भाई। 140 के आसपास 4000 मैंने ले रखे हैं, 350 अगले साल। अब इस तरह के कमेंट्स को ना एक व्यूअर जब रीड करता है वो क्या कहता है, अच्छा 350 हो जाएगा, डबल से भी ज्यादा, आ जाओ भैया एंट्री कर लो, ठीक है। यहां पर देखो बस एक साल तक वेट कर लो, 300%, 300 चला जाएगा, 100% गारंटी दे दी भैया इन्होंने। भाई सोचिए, इनका कमेंट है, भाई सोचिए जरा, हर आदमी लगभग ग्रो में ही ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है, वो लोगों से कम ब्रोकरेज लेता है, इसीलिए कम इनकम है, लेकिन कस्टमर ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी। कस्टमर ग्रोथ बढ़ना एक अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। और अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो कितना मर्जी ट्रेडिंग को इसमें करता रहे, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो अभी आपने यहां पर देखा कि कंपनी का क्या समझे इस कमेंट से, पहली बात इन कमेंट से आप ये समझे कि मैन्युपुलेट करना हमारे अंदर ही है। फिर हम कहते हैं कि भैया ऑपरेटर गेम हो गया वगैरह वगैरह, एक रिटेलर ही एक रिटेलर का दुश्मन है, समझ रहे इस चीज को। अब ये पॉइंट मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, भैया हल्की फुल्की गिरावट हो गई इस वजह से बेकार की बात है, नहीं, इसलिए नहीं है। ये सारा डाटा देखो आपके सामने है, यहां पर मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक बार कंपनी का ये जो नेगेटिव ग्रोथ है ना, ये नेगेटिव ग्रोथ जो आप यहां पर देख पा रहे हो कंपनी का, ये इंप्रूव हो जाए। अगर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी 15% या 10% या 5% का ग्रोथ लेकर के आती है ना, तो यहां से 180 भी जाएगा, 190 भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो ग्रोथ मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिलता है ग्रोथ तो धीरे धीरे करके आपकी गिरावट आती है, फेजेस पर गिरावट आती है, एकदम से भी गिरावट नहीं आ जाती। आपके पास पूरा मौका होता है कि मैं कहां एवरेज करूं, कहां एग्जिट करूं, कहां एंट्री करूं, सारे मौके होते हैं, बट आपको इवैल्यूएशन करना जरूरी है। अगर कंपनी दिसंबर में 5% का भी ग्रोथ देती है तो भी कंपनी इंप्रूव करेगी और फिर आपको 160, 170 इस तरीके के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, हाई चांसेस तब बनते हैं। बट अगर हम बिना ही कोई रिसर्च करें, बस ऐसे ही हवा में तीर मार दें कि भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो बहुत गलत चीज है। आज के सेशन में 148 आपका फिर से ब्रेकडाउन हुआ है, 145.45 पर आपकी क्लोजिंग आई है, ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है। अब ये पैटर्न चल कैसा रहा है, मैं आपको एक बार यहां पर समझते हैं इस पैटर्न को। ये है आपका कंसोलिडेशन पैटर्न, जिसमें 172 और 148 आपका बेस है और 172 आपका रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। क्या किया स्टॉक ने, एक स्विंग पैटर्न क्रिएट करा। स्विंग पैटर्न पे क्या होता है, एक लाइन से यानी कि एक बेस लाइन से वापस स्टॉक उठता है, रिस्ट्रिक्शन पर जाकर के रिजेक्ट होता है, वापस से नीचे आता है, फिर इसी बेस लाइन से वापस से उठने की कोशिश करता है, ठीक है। ये होता है स्विंग पैटर्न, जो कि दो ट्रेंड्स के बीच में होता है, दो हॉरिजॉन्टल्स के बीच में आता है, जिसमें 148 आपका बेस है। और कोई भी स्विंग पैटर्न आपका ब्रेकआउट तब देता है जब आपके पास इस तरीके से कैंडल्स का फॉर्मेशन आना शुरू हो जाए, जहां पर सस्टेनेबल कैंडल्स होती हैं, ठीक है।
ऐसी कैंडल्स का फॉर्मेशन आना शुरू होता है तब अचानक से एक बड़ा ब्रेकआउट आता है, इसको कहते हैं स्विंग पैटर्न, जो कि सीधा जाता है वापस से आपके रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पर। समझे इस चीज को। बट कोई भी स्विंग पैटर्न कब ब्रेक डाउन होगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी कैंडल इस तरीके से आई, जैसे कि आज की कैंडल है, ये कैंडल है आज के दिन की, जो कि ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है। जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल आती है और फिर उसके बाद 2 सेशन कॉन्जिक्यूटिवली इसी तरह से आपको गिरावट देखने को मिले, वहां पर आपका ये चार्ट रेजिग्नेशन हो जाता है, मतलब सॉरी रिजेक्शन हो जाता है चार्ट का। और उस कंडीशन पर क्या होगा, 148 आपका बन जाएगा रिस्ट्रिक्शन, जो कि पहले आपका बेस था, अभी आपका रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। फिर स्टॉक का इसके ऊपर आ पाना मुश्किल रहता है, और वो तब आएगा इसके ऊपर जब आपके पास कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होगा, या फिर मार्केट में बहुत बढ़िया बुल रन आएगा, या फिर कंपनी में कोई लार्ज एंटिटी जो है वो एंट्री करेगी। इन केसेस के अंदर आपके पास ये सब पॉसिबिलिटी बनती है, अदरवाइज ये एक रिजेक्शन हो जाता है। सो अगर हम यहां पर चाहते हैं कि एक स्विंग पैटर्न बने, तो कमिंग सेशन पर हमको वापस से यहां पर रिकवरी चाहिए होगी कुछ इस तरह, ताकि आप 172 पर वापस आ सको। अदरवाइज कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर आपको बहुत फोकस रखना पड़ेगा अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आपको ये लेवल्स मिले। अदरवाइज ये ना अंधेरे में तीर मारने वाली बात होती है, 350 हो जाएगा, चिल ब्रो, लॉन्ग टर्म ले लो वगैरह वगैरह, इस तरीके से काम मार्केट के अंदर नहीं होता। लॉन्ग टर्म में लोग कहते हैं कि इतना तो आ ही जाएगा वापस, बट दैट डजंट मीन कि वो आएगा ही आएगा। आप ये देखो कि आपने गलती करी, आपने ऊपर के लेवल पर आपने एंट्री करी, आपने ना टेक्निकल्स देखे ना आपने कुछ देखा, आपने एंट्री कर दी। अब आप वहां पर आकर के फंस नहीं गए हो। जैसे इधर आओ, यहां पर आओ, आपने मान लेते हैं 190 पर आपने एंट्री कर ली। अब आप अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हो। आप तब तक अपने आप को ट्रैप फील करोगे जब तक आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते 148 पर, आपको एवरेजेस नहीं करने आते, क्योंकि लोग एवरेज के नाम पे लोग क्या करते हैं, भैया बाय द डिप कर लो, इसको एवरेज कह देते हैं। ये एवरेज नहीं होता। मेरे जैसा इन्वेस्टर बाय द डिप अगर करने लगे ना, तो एक टाइम आएगा भैया खत्म हो जाएगा, उसके पास बचेगा ही नहीं ये चीज। समझ रहे हो इस चीज को। तो बाय द डिप स्ट्रैटेजी नहीं है कोई भी, बाय द डिप तो तुक्केबाजी है कि भैया कहीं भी गिर गया ले लिया, कहीं भी गिर गया ले लिया। एक बेस होता है, जैसे 148 बेस है, 148 से 172 गया, तो यहां अगर आपने एवरेज किया होता पहले, तो आप आराम से निकलते, आप आराम से निकलते, आप कहते हाँ भैया मेरा एवरेज भी हुआ, मेरा प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन अगर आप ऐसे एवरेज करते हो कि भैया गिर गया एवरेज कर लिया, गिर गया एवरेज कर लिया, एक टाइम आएगा खत्म हो जाएगा और गिर जाएगा, फिर आप कहोगे भैया कंपनी ने ट्रैप कर दिया। ट्रैप कंपनी नहीं कर रही है, ट्रैप हम अपने दिमाग को कर देते हैं। रिटेलर का दुश्मन है। तभी मैंने आपको कमेंट पढ़वाया कि रिटेलर ही रिटेलर का दुश्मन है। अगर आप एवरेज करना चाहते हो सही तरीके से, तो एक स्ट्रैटेजी होती है उसकी। जैसे 148 की बेस लाइन है, अगर ये कमिंग सेशन में टूट जाती है इस तरह से, तो आपको एवरेज के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर एक नया बेस बनेगा, वहां आपको एवरेज की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। समझ रहे हो इस चीज को। और अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो कंपनी का ग्रोथ मिलना जरूरी है। मैंने आपको कंपनी का जो है वर्किंग कैपिटल भी दिखाया यहां पर, वो भी इंप्रूव होना जरूरी है। बहुत फैक्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर। सिर्फ इस तरह से कि लॉन्ग टर्म हो गया चलो जी काम खत्म हो गया अपना, ऐसे काम नहीं होता। ठीक है, टाइम भी वेस्ट होता है उसके अंदर। कहीं आप सोच रहे हो कि भैया एक टाइम पर तो आ ही जाएगा, आप ये नहीं देख रहे कि आपने टाइम कितना वेस्ट करा। आई होप कि इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।